हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो आप फॉलो करते रह रहे हैं और उसके बारे में आपने पूरी पढ़ाई उसकी कर ली है। तो आज जो हम नया टॉपिक चालू करेंगे वो है मोल कंसेप्ट। ये बहुत ही आईसीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आमतौर पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा गया है कि इस जो पर्टिकुलर टॉपिक से कम 10 मार्क के सम्स आते हैं और हम लोग ये पूरे सीरीज़ के दौरान बहुत सारे आपके ऐसे सम्स यानी इस चैप्टर पे सॉल्व करेंगे। मेरे हिसाब से तो कम से कम आपके जो ये 10 मार्क हैं वो पर्टिकुलरली अगर आप ये पूरी सीरीज़ फॉलो करोगे, पूरा लेसन सीखोगे तो 101% आपके परफेक्ट हो जाएंगे आईसीएसई के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर जो कि है मोल कंसेप्ट। ओके, तो आज का जो नया टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट के ऊपर और रिलेटेड धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर की ओर। पर हमको जो जो देखना है वो है, पहला है आपका पहले ही हो चुका होगा जो है बॉयल्स लॉ। देखिए बॉयल्स लॉ क्या है वो आपको मैं सिंपल चीज़ों में समझाता हूँ। बॉयल्स लॉ क्या है कि किसी भी गैस के 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर। तो बॉयल साहब ने क्या बोला था कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं करूं, तो आपको पता है कि प्रेशर लगाना यानी क्या, फोर्स लगाना। तो मान लीजिए कोई भी ये बॉल है, इसको मैंने प्रेशर लगाया तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, इज़न्ट इट, वो कंप्रेस हो जाएगा। और अगर मैं प्रेशर बाहर की तरफ लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इज़न्ट इट। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम इज, जैसे देखिए प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, और प्रेशर निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, isn't it? तो both are inversely proportional. More the pressure, less is the volume. तो pressure is inversely proportional to volume. ये किसने बोला था, बॉयल साहब ने बोला था। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैंने आपको रियलाइज करवाई है। तो V इज इक्वल टू K बाय P आता है, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV का प्रोडक्ट जो आता है वो कांस्टेंट आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या आती है, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स साहब ने क्या बोला था, चार्ल्स साहब ने बोला था, इन्होंने अभी क्या किया कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा। अच्छा, प्रेशर को कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर चेंज करके देखा। तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सॉलिड्स दे एक्सपांड ऑन हीटिंग, सब्सटेंसेस दे एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, इजंट इट। यानी टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, इजंट इट, और टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम घटता है, इजंट इट। तो उन्होंने क्या किया कि देखा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर इज द वॉल्यूम। सब्सटेंसेस दे कुछ एक्सेप्शनल होते हैं पर मेजॉरिटी सब्सटेंस दे एक्सपांड ऑन हीटिंग, हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो चीजें एक्सपांड होती है। तो सिंपल चीज है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इजंट इट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो उन्होंने बताया कि V इक्वल टू, मान लीजिए फिर से कांस्टेंट KT लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, सॉरी KT सामने आएगा तो V बाय T, V क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है, इजंट इट। फिर आती है हमारी गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन क्या, काफी सिंपल है। ये सब थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, रिवीजन ले रहा हूं। तो हमको क्या मिला है, वॉल्यूम इज, उधर से देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इजंट इट। दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, अभी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब चेंज हो सकता है, इजंट इट। प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। तो V इक्वल टू T बाय
P लिखता हूं और कांस्टेंट देता हूं। एक्चुअली कांस्टेंट क्या होता है? गैस कांस्टेंट R। ये क्या होता है? गैस कांस्टेंट R होता है। R T/P आता है। जैसे यहाँ K लिखा है ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ मैं प्रोपोर्शनैलिटी गैस कांस्टेंट लिखता हूं R, और ये P ऊपर गया तो PV इक्वल टू RT। Isn't it? ये एक मोल के लिए, अभी मोल पे भी धीरे धीरे हम लोग शिफ्ट होंगे। ये एक मोल के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, पर अगर n मोल्स के लिए लिखी जाएगी इक्वेशन, n मोल्स के लिए लिखी जाएगी तो ये लिखा जाता है PV इक्वल टू nRT, दैट इज द गैस इक्वेशन। तो लेसन चालू करने से पहले इसका थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज द बेसिक रिवीजन ऑफ गैसियस स्टेट। तो अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार ध्यान देकर देख लीजिए, तो हम आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए गैसेस जो हैं वो पढ़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक मिनट में थोड़ा सा वायर सीधा कर लेता हूँ, नहीं तो फिर कैमरा क्या हो जाएगा थोड़ा सा। तो गैसेस जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है कि बहुत ही जो सब्सटेंसेस हैं वो रैंडम सब्सटेंसेस है गैसेस। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो वो चेंज हो जाते हैं, टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो चेंज हो जाते हैं। तो जब भी रिएक्शन करना हो तो उसको एक स्टैंडर्ड क्या होते हैं, टेम्परेचर और वैल्यू पे प्रेशर पे सब गैसेस लेते हैं ताकि समझ सके। नहीं तो क्या होता है, अभी अभी हमने इक्वेशन देखा, इक्वेशन आपको इसलिए बताई गई है कि वॉल्यूम क्या होता है गैसेस का, चेंज हो जाता है। Isn't it? तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, प्रेशर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जब भी एक्सपेरिमेंट कोई भी गैसेस की जाती है उसके कंडीशंस दिए जाते हैं। भाई ये एक्सपेरिमेंट कौन से टेम्परेचर वगैरह पे परफॉर्म की गई है, तो उसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये की गई है। अगर STP की बात चलती है तो टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। अगर और NTP की बात चली जभी भी, ये सिंपल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। टेम्परेचर की बात चलती है NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर, तो वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये 273 होगा, प्लस 273.15 करते हैं एक्चुअली, और ये क्या होता है 298 केल्विन। और प्रेशर यहाँ भी 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। 1 एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है 760 mm ऑफ Hg। यहां पर भी आप लिख सकते हो 760 या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये स्टैंडर्ड केसेस है। ये हमको अगर बोला जाए STP NTP तो वो याद रखना है, ठीक है। और आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गेलुसेक्स लॉ। गेलुसेक्स लॉ क्या होता है? गेलुसेक साहब ने क्या किया था, एक सिंपल एक्सपेरिमेंटेशन किया था। अभी उन्होंने क्या बोला, आप सिंपल चीज़ों में समझ जाओ तो आपको अच्छा लगेगा। एक्चुअली में हम जितना इसको एक्सप्लेन करें वो सबसे ही ज़्यादा समझता है। पता नहीं आज वायर क्यों इतना एंटेंगल हो रहा है बार बार। हाँ, तो बहुत ही सिंपल चीज़ों से मैं आपको समझाऊंगा। गेलुसेक्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी ये गैसेस के लिए, सबसे पहले एक बात याद रखेंगे, गैसेस के लिए है और इसकी पहली कंडीशन है कि ये गैसेस के लिए है। दूसरी कंडीशन है कि सभी जो गैसेस इन्वॉल्व है, हाँ, ऑल गैसेस इन्वॉल्व आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दो कंडीशन है।
क्या कंडीशन है, पहले कंडीशन सुनो। गेलुसिक्स लॉ ने क्या बोला है कि यानी पहले तो लॉ किसके लिए है, गैसेस के लिए। कब, जब सभी गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। या तो एचटीपी पे होंगे, सभी का टेम्परेचर 0 होगा, प्रेशर ये होगा, या एनटीपी पर है, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे अगर मैं कोई भी गैस पकड़ूं जिनका इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल चीज आपको बताता हूं कि मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, तो मिला क्या मुझे, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन कैसा है, गैस का है, ऑक्सीजन कैसा है, गैस है, और ये क्या है, लिक्विड है। मैं पर्पसली पहला एग्जांपल ये ले रहा हूं। अभी ये गैस है, ये कंबाइन कैसे करेंगे, H2O2 प्लस 2H2O है ना, तो ये क्या बैलेंस्ड है इक्वेशन, ये H2 है, ये भी H2 है, ये O2 है, ये O है, तो इधर में क्या करना पड़ूंगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। तो यहां 2 मल्टीप्लाई हो गया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो ये है। समझ में आया? अच्छा, अभी ध्यान से अगर देखें तो गेलुसिक साहब ने क्या बोला है, ये जो इक्वेशन है वो गैसेस के लिए है, तो मैं H2O के बारे में नहीं बता सकता आपको। H2O के बारे में मैं ये लॉ नहीं बता सकता, पर ये दोनों तो गैसेस है ना। अभी इसके कितने मोल लिए थे मैंने, 2। इसके कितने मोल लिया था मैंने, मींस ये 2 है, इसका 1 आया ना बैलेंसिंग में, तो 2 और 1। तो ये जो 2 और 1 है ये एटम्स नहीं है, ये इसके मोल्स नहीं है। गेलुसिक क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी गैस ली गई है, अगर कोई भी रिएक्शन गैसेस की हैं और सभी गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिए गए हैं, तो ये जो नंबर्स हैं दे गिव द रेशियो हाउ दे कंबाइन। तो इन वॉल्यूम, तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो ये हमेशा 2:1। अभी तक हम इनको एटम्स मानते थे, अभी तक इनको क्या मानते थे, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen combined to give 2 atoms of water, isn't it? पर गेलुसिक क्या बोलते हैं कि अगर गैसेस हैं और ये गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिए गए हैं, तो these 2 and 1 for gases it is the ratio of their volumes, it is a ratio of their volumes also। यानी ये 2:1, यानी कभी भी मैं अगर रिएक्ट करवाना है तो 2 ml ऑक्सीजन लूंगा और 1 ml वाटर लेना पड़ेगा। अगर लीटर में लूंगा तो 2 लीटर और हाइड्रोजन, 1 लीटर ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, isn't it? अगर सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम के ही यूनिट्स है ना ये 2 cc लूंगा, 2 cc 1 cc ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पर जो वाटर बनेगा वो 2 लीटर बनेगा या 2 ml बनेगा या 2 cc, वो ये लॉ नहीं बता सकता। पर्पसली मैंने लिक्विड लिया है, यहां पर ये इसलिए लिया है, लिक्विड के बारे में, सॉलिड के बारे में ये रिएक्शन या ये लॉ नहीं बताता है। लॉ किसके बारे में बताता है, गैसेस, वो भी कौन सी, विच आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एक एग्जांपल अगर मैं लूं, N2 प्लस H2 gives NH3। सबसे पहले स्टेज देखिए, ये नाइट्रोजन, क्या ये गैस है, हाँ है। हाइड्रोजन, क्या ये गैस है, हाँ है। अमोनिया, क्या ये NH3 अमोनिया गैस है, हाँ है। ठीक है, अभी बैलेंसिंग करेंगे, नाइट्रोजन 1 है, उधर 2 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहा है? तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 6, इधर 2 है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अभी कंबाइनिंग रेशियो इसका कितना हो गया, 1:3, और इसका कितना आ गया, 2। अभी मैं 2 ले रहा हूं क्योंकि ये भी गैस है, अभी ये भी गैस है, तो जब भी गैस आए तो हम लोग ले सकते हैं, हम क्या करते हैं, ले सकते हैं, isn't it? गैस आया तो हम लोग ले सकते हैं। तो इनका कंबाइनिंग
रेशियो कितना है 1:3। अभी जैसे जैसे हम सम्स की तरफ बढ़ेंगे और आपको अच्छा समझेगा 1:3 है। कंबाइनिंग रेशियो इसका कितना है 1:3 और ये क्या है 2। प्रोडक्ट जो बनेगा 2 बनेगा, यानी अगर मैंने इसका 1 ml लिया नाइट्रोजन का, तो हाइड्रोजन का कितना लेना पड़ेगा 3 ml। तो अमोनिया ऑटोमेटिकली कितना बनेगा 2। तो इन तीनों का एक रेशियो बन जाएगा 1:3 प्रोडक्ट का 2। एंड व्हेनेवर 1 वॉल्यूम of nitrogen combines with 3 volume of hydrogen, 2 volume of ammonia is formed। ये वॉल्यूम का रेशियो हो गया। अभी तक जो हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे ये रेशियो एटम्स का पकड़ रहे थे हम लोग, ठीक है। पर ये गैसेस के लिए भी वॉल्यूम के लिए भी इन्होंने सिद्ध करके दिखाया, किसने गै-लुसाक्स लॉ ने। पर उसके 2 कंडीशन थे कि गै-लुसाक्स लॉ इज डिफाइंड फॉर गैसेस ओनली एंड विच गैसेस विच आर इन्वॉल्व which gases have same temperature and pressure, isn't it? So what was Gay-Lussac's law? Gay-Lussac's law says that if gases in any reaction combine and these gases are at same temperature and pressure, they combine in the simplest ratio। एक सिंपल रेशियो जो होता है उसमें ये कंबाइन करते हैं। कौन? गैसेस में। बार बार बोल रहा हूं, लिक्विड के बारे में वो नहीं बता सकता, लिक्विड का सीधा सीधा और सॉलिड्स का वॉल्यूम 0 ले लेते हैं। दे कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, दे कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसी लॉ पे ही सब सम्स किए जाएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा। What did Gay-Lussac's law say? That whenever gases which are at same temperature and pressure combine with each other, they combine in the simplest ratio of their volume। क्योंकि देखिए गैसेस को हम यानी वो गैसेस हैं तो उनका मास वगैरह नहीं ले सकते, गैसेस का वॉल्यूम ही मेजर किया जाता है, इसलिए इस लॉ का इंपॉर्टेंस है। गैसेस कोई सॉलिड तो है नहीं कि उसका मास हम मेजर कर पाए, isn't it? हालांकि मास मेजर कर सकते हैं पर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर दिस वन मास ऑफ द गैस, isn't it? इसलिए इस लॉ का अलग से इंपॉर्टेंस है। जब हायर स्टैंडर्ड में आप आओगे तो आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पर गैसेस का मास नहीं मेजर किया जा सकता। सो वंस अगेन आई रिपीट फाइनल टाइम, Gay-Lussac's law says that whenever gases combine in a reaction which are at same temperature and pressure, ये बार बार provided that they are at same temperature and pressure, they do in the simplest ratio of their volume। उनका एक सिंपल रेशियो बनता है जो बैलेंसिंग से हमको पता चलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में रखें, तो फिर हम सम्स करेंगे तो आपको और अच्छा समझेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एवोगैड्रोस लॉ। Gay-Lussac's लॉ के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, अभी हम सम्स करेंगे तो वो आपको और अच्छा समझेगा। पर एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है? देखिए एवोगैड्रोस लॉ बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, ध्यान से सुनिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल पार्टिकल्स और इक्वल मॉलिक्यूल्स। देखिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर शो या हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं आपको समझाता हूं। अभी हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी वो क्या देखी, PV इक्वल टू nRT, ठीक है, समझा। इसमें P क्या है? प्रेशर, V वॉल्यूम है, N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन डिनोट करेगा?
एन एन पीवी अपॉन आरटी, ये होगा आरटी नीचे आया, ये सिंपल चीज आप समझें, पीवी अपॉन आरटी, ठीक है। अच्छा मैं कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, उन्होंने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ऑल गैसेस बोला है ना, मैं 3 गैस लेता हूं आपके सामने, मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया, मैंने नाइट्रोजन लिया, 3 अलग अलग गैसेस लिया, इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम इनका सेम होना चाहिए, मैं वॉल्यूम इसका 5 लीटर लेता हूं, इसका 5 लीटर लेता हूं, इसका 5 लीटर लेता हूं, इक्वल वॉल्यूम लेना है, ओके। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम चाहिए, तो प्रेशर में लेता हूं मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, प्रेशर में लेता हूं 1 एटमॉस्फेयर, और ये जो है ये भी लेता हूं 1 एटमॉस्फेयर, बोला है ना अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर, तो मैंने तीनों का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया। अच्छा टेम्परेचर भी सिमिलर चाहिए, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मान लो तीनों का 300 केल्विन लेता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, 300 केल्विन ले लिया। अच्छा आर की वैल्यू 8.314 होती है, वो भी तीनों आर कांस्टेंट है, तो 8.314 मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा पर आपको दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा मैं क्या करता हूं, एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, एन की वैल्यू हाइड्रोजन की क्या होगी, एन क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो 1 पुट किया मैंने, वॉल्यूम क्या है 5 लीटर था तो 1 × 5 अपॉन 8.314 × 300, ये आएगा जो भी आएगा, जितने भी आया मोल्स वो आप कैलकुलेट करोगे तो जो भी आया, इसका अगर आंसर एन का निकालना होगा तो क्या है 5, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 5, 8.314 × 300, और ये भी क्या होगा 1 × 5 8.314 × 300। भाई साहब जब हमने सभी कंडीशंस ही सेम कर दी हैं गैस इक्वेशन की, तो एन तो सेम आना ही था। ये कुछ देखिए, ये एवोगैड्रोस लॉ बताता है, क्या है इसमें खास बात मेरे को बताइए। अगर क्या बोला है, वॉल्यूम भी इक्वल लो, टेम्परेचर भी इक्वल लो, प्रेशर भी, मैंने स्टार्टिंग में बोला गैस के 3 पैरामीटर्स होते हैं पीवीटी, अगर पीवीटी सब सेम कर दोगे तो एन तो सेम आना ही है भैया, उसमें क्या बड़ी बात है, समझ में आ रहा है। सबका 1 एन क्या आया, एन की वैल्यू सबकी एन की वैल्यू सेम ही आएगी ना, दैट इज व्हाट एवोगैड्रो इज सेइंग। अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम भी सेम है, मैंने बोला कि मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है उसका जो, और नाइट्रोजन गैस है, और दोनों एचटीपी पे लिए गए हैं, दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम है, बरोबर है, तो टेम्परेचर और प्रेशर तो सेम हो गया। मैंने बोला ये भी 2 लीटर है और ये भी 2 लीटर है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होगी कि अलग, सेम, क्योंकि सबका टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो इसमें कुछ भी बड़ी बात एवोगैड्रो साहब ने बताई नहीं है। उसके बाद आता है एटॉमिसिटी। आपको पता है कि सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो क्या है, सबसे जो छोटा यानी क्या बोलते हैं पार्टिकल है, सब्सटेंस है, वो रहता है एटम। इजंट एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, तो उसको एटम बोला जाता है, समझ में आ रहा है। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो अगर वो कॉम्बिनेशन 2 का है, जैसे मान लो H2, तो ये क्या होगा, 2 एटम से बना हुआ है, O2 ये 2 एटम से बना हुआ है, Cl2 ये 2 एटम से बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक। सिंपल चीज है, आपके टेक्स्ट बुक में मैं बता रहा हूं, आपको पता भी होगी। उसके बाद मान लीजिए CO2, इसमें कितने एटम्स इन्वॉल्व है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, H2O 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ट्राई एटॉमिक। अच्छा मोनो एटॉमिक भी आते हैं जो अकेले रहते हैं, जैसे मान लीजिए Na हो गया, मान लीजिए K हो गया, ये क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। अच्छा इसके बाद मान लीजिए NH3 है, 4 हैं, 4 के बाद क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक। कभी क्वाड्रा एटॉमिक भी होता है, और 8 होते हैं तो ऑक्टा एटॉमिक होता है, जैसे सल्फर हो गया, पर हम लोग
3 के बाद सबको पॉली में ले लेते हैं, पॉली एटॉमिक, ठीक है। पर 4 होगा क्वाड्रा, 5 होगा पेंटा एटॉमिक भी बोल सकते हैं, उसमें कुछ रहता नहीं है, पर हमारे कोर्स के लिए हम उन सबको पॉली एटॉमिक में डाल दे सकते हैं। समझ में आई? तो ये लॉस थे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, चैप्टर के बारे में। समझ में आ रहा है? गॉट माय पॉइंट? शायद स्क्रीन में ये आपको समझा ना, स्क्रीन में ये आया नहीं है। अगर n थोड़ा सा, n की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 5, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 इंटू 5 अपॉन 8.314 इंटू 300 ही हो जाएगा ना सबका n का वैल्यू, क्योंकि सबका p सेम है, v सेम है, r सेम है, t सेम है। बार बार अगर मैं p v r t सबका पुट करूंगा, क्योंकि बाकी सब सेम है, तो n भी सेम आना ही है। वही वैल्यूज मैंने नीचे लिखी हैं, शायद उसमें थोड़ा थोड़ा ब्रेक होके आया है, तो आपको समझ लेना है कि n की वैल्यू सेम आएगी। दैट इज व्हाट एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स। गॉट माय पॉइंट? स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको कौन सा समझाया। मैंने आपको गेलुसिक्स लॉ समझाया। देखिए गेलुसिक्स लॉ किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम से। और एवोगैड्रोस लॉ किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ एटम से। मुझे पता है थोड़ा सा उधर 50-60% आपको लॉ समझे होंगे, मेरे हिसाब से तो मैंने 100% आपको सिखाने की कोशिश की, पर थोड़ी सी फील अभी सम्स में आती है। जैसे जैसे आप सम्स करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। तो गेलुसिक्स लॉ ने क्या वॉल्यूम से रिलेटेड था, वॉल्यूम का एक रेशियो लेना है, ठीक है। और हमारा जो एवोगैड्रो साहब थे उन्होंने एटम्स के बारे में बोला है, और सब दोनों में कैसा था कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो कैलकुलेट, सबसे पहले 2-3 चीज़ें पहले मैं 2-3 बार आपको बताऊंगा, आपको समझना है कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। सबसे पहले ये वर्ड जो है वॉल्यूम एट एसटीपी बहुत ज़रूरी है, इन्हें यही बताता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या की गई है, रिएक्शन की गई है। तो ये देखना है कि सबसे पहले 99.9% आपको लिए जो सम्स आएंगे वो ऐसे ही आएंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ही होगा। समझ में आ रहा है? 99.9% ऐसे ही सम्स आएंगे, ठीक है। फॉर कंबशन ऑफ 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए फिर से आया है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो कौन सा लॉ लगेगा? गेलुसिक्स लॉ। सबसे पहले इक्वेशन भी आती है, आईसीएससी के लिए इक्वेशन भी आती है। क्या है इक्वेशन? कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO, इग्नाइट यानी कंबस्ट करना है, यानी O2 के साथ कंबाइन करना है, तो बनेगा क्या? CO2। क्या बनेगा? CO2। यहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस देखिए कैसे होगा। ये 2 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। पहले तो बैलेंसिंग एक्ट बहुत जरूरी है। ये 2 है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप देखेंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। और सभी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है क्या है, ऑक्सीजन गैस है क्या है, CO2 गैस है क्या है, सब गैसेज हैं। तो मैंने पहले तो गैस वो जान लिया, ठीक है। अच्छा, उसने क्या बोला? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी फॉर कंबशन ऑफ 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन वैल्यू फाइंड करना है। पहले तो रेशियो क्या मिला, देखिए ये क्या हो गया, रेशियो में लिखूंगा, गिवन रेशियो। ये क्या होगा? 2:1, यानी 2 वॉल्यूम किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का होगा तो 2 वॉल्यूम CO2 के मिलेंगे। ये ऐसे ही लिखना है, गिवन रेशियो। CO के नीचे 2 वॉल्यूम, O2 के नीचे 1 वॉल्यूम, CO2 के नीचे 2 वॉल्यूम। ये इधर लिखना है रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे ही आप करो, थोड़ा स्कूल में कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं वो वहां पर नहीं जाना है। अच्छा, अभी गिवन क्या है? गिवन क्या है? कंबशन ऑफ 100 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। 100 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के नीचे 100 लिखो भैया, ये ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 100 लिख दिया। ओके, हमको सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही चाहिए, तो मैं इसके नीचे क्या लिखता हूं, 1 मिनट अलग से, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए ना,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होगा तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, सिंपल चीज है। ऑक्सीजन के नीचे आप X लिख लो और कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे Y लिख लो। चाहिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, चाहिए नहीं। पहले मैं क्या करूंगा, जिसके साथ ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2x इक्वल टू 100, ठीक है। जिसके साथ x होगा वो डेफिनेटली x या y होगा, वो डेफिनेटली नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ये बात याद रखें। ये क्या होगा, 100/2। तो वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड ये कितना होगा, 50, उसका यूनिट लीटर है तो 50 लीटर। अच्छा, यहां पर फिर से अभी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू वाई 100 इंटू 2, तो क्या होगा, CO2 फॉर्म्ड। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, y किसके साथ है, वो डिनोमिनेटर में जाएगा, 100 इंटू 2 200 हो जाएगा। ये दोनों समझ रहे हो ना, ये और ये कर रहा हूं मैं। तो y किसके साथ है, 2 के साथ है, तो 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 100 लीटर। तो CO2 फॉर्म 100 लीटर, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है, 50 लीटर। ये एडिशन नहीं फॉलो करते हैं, देखिए ये 2 + 1 3 है क्या, नहीं, 2:1 2, ये रेशियो मिलता है इसमें, एडिशन लॉ ये फॉलो नहीं करते हैं, तो वो कंफ्यूज ना हो आप, समझा। और एक सम आपके लिए, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 + 150 सेंटीमीटर ऑफ O2 आर मिक्स्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 इज अनरिएक्टेड। ये बोल रहे हैं कि O2 कुछ तो बचेगा, तो सबसे पहले H2 और O2 की रिएक्शन लिख लो, तो H2 + O2 गिव्स H2O। क्या ये बैलेंस्ड है, बैलेंस डेफिनेटली नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 और ये हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो क्या बैलेंस्ड है, डेफिनेटली बैलेंस्ड है। अभी डेफिनेटली बैलेंस्ड होने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि सब क्या है, गैसेज है क्या, क्या हाइड्रोजन गैस है, हाँ, क्या ऑक्सीजन गैस है, हाँ, क्या वाटर गैस है, नहीं, तो इसको लिक्विड लिख लो, तो ये तो हमारे काम का ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या आ गया, 2 वॉल्यूम, और इसका कितना है, कुछ भी नहीं है, यानी 1 वॉल्यूम, इजंट इट। ये है सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है, SR। अच्छा, गिवन कंडीशन क्या क्या है, क्या दिया है इसने, ये 200 दिया है और ये 100, और हमको यहां पर अनरिएक्टेड फाइंड करना है, समझ रहा है, अनरिएक्टेड फाइंड करना है ऑक्सीजन। कभी भी दोनों दिए हों और अनरिएक्टेड फाइंड करने के लिए बोलें और सम धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी, तो उसको मत लो, मैं एक किसी को लूंगा, मैंने 200 को ले लिया, मींस जो मिनिमम है उसको छोड़ दो, जो ज्यादा है उसको पकड़ लो, ठीक है। उसने बोला है ना, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिएक्टेड, यानी हमको समझना है कि O2 बचेगा ही, O2 क्या हुआ, देखिए ना, अगर ये 2 है तो ये 1 आ रहा है, सिंपल फील ले लो, सिंपल फील, ये 2 है तो ये 1, ये 10 है तो ये 5, आधा है ना उसका, तो ये 200 होगा तो ये कितना आएगा, 100, तो वो ओरली भी बता सकते हैं, पर ठीक है, उसने बोला है O2 अनरिएक्टेड है, तो फिलहाल मैं O2 बोल रहा हूं, ठीक है, देख, यानी O2 बच जाएगा, तो मैं बोल रहा हूं ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन कितना है, 200 हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितना लगा, X, समझ में आ रहा है। तो O2 जो है रिक्वायर्ड, वो कितना है, O2 रिक्वायर्ड, मैंने बताया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई में जो भी X के साथ होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, वो पहले ही आप डिनोमिनेटर में 2 लिख लीजिए। बचा क्या, 100 इंटू 1, तो 100, तो ये क्या होगा, 100 क्या है, सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन लगेगा। अच्छा, अगर ऑक्सीजन 100 सेंटीमीटर क्यूब लगेगा तो बचा कितना अनरिएक्टेड, 200 में से, सॉरी, ऑक्सीजन था कितना, 150 था ना, 150 में से 100 की रिक्वायरमेंट थी, तो बचा कितना अनरिएक्टेड, 50 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया है। तो आज मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको बेसिक लेसन का इंट्रोडक्शन दिया, बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे हम लोग, आपको सम्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारे सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। आप खाली लेक्चर पूरा एंड तक हर लेक्चर देखते रहिए, आपके पूरे जो 8 से 10 मार्क है इस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो मैं परफेक्ट करूँगा, आप उसके बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो आगे के सम्स हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इजंट इट, और नेक्स्ट लेक्चर में आई मीन टू से
तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।